So, hey guys, good evening to everyone and once again I welcome you all in today's video. Friends, my name is Akash and आज हम एक बहुत ही important टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. As you all know कि कई सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनका केमिस्ट्री का जो टॉपिक होता है थोड़ा सा वीक होता है, या कई सारे ऐसे होते हैं जिनको केमिस्ट्री में जितना वो एज कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं. तो इसके लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं डिटेल में विद द वन ऑफ द एक्सपर्ट जो कि इस फील्ड में है. तो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज लाइव. करेक्ट. तो इस तरीके की लाइव हम आगे भी करते रहेंगे. आई होप कि अभी वीडियो एंड ऑडियो बोथ आर विजिबल और ऑडिबल है हमारे ऑडियो. अगर आप हमारी बातें सुन पा रहे हैं और हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि नो इट इज ऑल क्लियर. तो गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन. एंड आज हम लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है. करेक्ट. एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ा रहे हैं. करेक्ट. तो हिज नेम इज मुरली सर. मैं इनसे लिंक्डइन के थ्रू मिला था. ओके. एंड आई फाउंड हिज कंटेंट वेरी गुड, जो मैं आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ. और कई सारे लोग केमिस्ट्री के लिए मेरे से पूछते रहते थे कि सर कोई टीचर को आप रिकमेंड कर दो. करेक्ट. तो आई थिंक दैट ही इज वन ऑफ दोज जिसके आप कंटेंट को देख सकते हो. करेक्ट. और सर बोलते हैं कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा. करेक्ट. बट आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना पेन पेपर के अगर पढ़ना है तो आप मेरे से पढ़ सकते हो. तो विद दिस आई वेलकम. Okay, so he is मुरली बैरागी सर फ्रॉम राजस्थान के रहने वाले हैं सर. ओके. तो सर स्टार्ट करते हैं. तो वेलकम आपका हम लोग के लाइव स्ट्रीम पे. करेक्ट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फटाफट से. लाइव स्ट्रीम को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 10-15 मिनट में सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे जो भी चीजें करनी है. करेक्ट. तो हम मेन बातें स्टार्ट करते हैं. तो फटाफट से सर थोड़ा बहुत एक अपने बारे में जरूर बता दीजिए. आपकी अपने आपका बैकग्राउंड क्या है, कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, कैसा आपका रहा है कॉलेज वाला पूरा सेक्शन, एंड देन फिर आप पढ़ाने में कैसे एंटर किए. तो ये चीजों के बारे में पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. तो सर बताइए थोड़ा. श्योर सर. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि काफी बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे. सो माई सेल्फ मुरली के बैरागी, और मैंने अपना जो बीटेक है वो एनआईटी श्रीनगर से किया था 2012 से 16 के बीच में. मेरा जो ब्रांच था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था और पढ़ने में शुरू से थोड़ा पढ़ाकू टाइप से था. तो मेरा सीजीपीए भी कॉलेज में 8.29 के आसपास था. वहां से जैसे जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि हमें मतलब क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. तो बस हाँ ठीक है, जॉब लेनी थी, अच्छा पैकेज चाहिए था जैसे बाकी सब लोगों को मिलता है. तो वही सेम मोटिवेशन, वही सेम इंटेंशन, उसी से कॉलेज में गए थे. फिर धीरे धीरे क्या हुआ वहाँ पे, जब मैं कोचिंग टाइम में तुम्हारी वाली एज में था तो उस समय फैकल्टीज के साथ काफी ज्यादा मेरा एक मतलब समझ सकते हो आपकी पारिवारिक सा रिलेशन था. पढ़ने में काफी ठीक था तो उनसे काफी एंगेजमेंट रहता था. तो वहां से मैंने उनकी लाइफ को काफी पास से देखा था कि फैकल्टीज की लाइफ क्या होती है, उनके लाइफ स्टाइल क्या होता है, कैसे रहते हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि एक फैकल्टी थे, उन्होंने मेरा फाइनेंशियल पूरा फीस वगैरह जमा करवाया था, मेरी हॉस्टल फीस तक उन्होंने दी थी. तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर था उनकी जर्नी से. और मैंने सोचा था कि अगर आज ही मेरे लिए कर रहे हैं तो मुझे इस चीज को आगे बच्चों को करना चाहिए. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सेकंड ईयर से अपने कॉलेज के आसपास जो भी वहाँ के लोकलाइट्स थे श्रीनगर कश्मीर में, तो उनको पढ़ाना स्टार्ट किया. मैंने कहा आओ तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ. सबसे बड़ी बात है कि वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी. तो जो सर ने मुझे सिखाया था मैंने वहां से, क्योंकि मुझे उनमें वही चीज काफी अच्छे से आती थी और सर से एक फैमिली वाला बॉन्ड बन चुका था, तो मुझे उस चीज में काफी कंफर्ट लगा. मुझे लगा कि मैं इस चीज से स्टार्ट करूँ. तो मैंने वो चीज पढ़ाना स्टार्ट किया. फिर धीरे धीरे समझ में आया कि पढ़ाना सिर्फ पढ़ाने तक लिमिटेड नहीं है. ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ कंटेंट दे दो और वो बच्चे को पढ़ा दिया बस हो गया, वो नहीं है. बेसिकली पढ़ाने का मतलब ये है कि सामने वाला जो बच्चा है, सामने वाला जो एस्पायरेंट है, उसको उस चीज का कितना वैल्यू मिल रहा है, क्या वो उस चीज से सेटिस्फाइड है या नहीं है. क्या वो बच्चा एक मान लो मीडियोकर है या लास्ट रैंकर बच्चा है, या मान लो वो टॉपर है. हर कैटेगरी के बच्चे को आपकी बात समझ में आए और उससे वो इंस्पायर होके वो आगे 5 लोगों को इंस्पायर करने की एबिलिटी रखे, वो बेसिकली टीचिंग है. तो वहां से मैंने वो चीज स्टार्ट करी और मैंने देखा कि सामने जो बच्चे बैठे उनकी आंखों में दिख रहा है अपने को कि यार मोटिवेशन, जोश, जुनून उनको दिख रहा है. तो जैसे मेरे टाइम में मेरे को दिखा था वो चीज उनमें दिखी, तो मेरे को वो चीज काफी अच्छी लगने लगी और मैं उस चीज में काफी ज्यादा इंडल्ज हो गया. तो मैंने वहां से पढ़ाना स्टार्ट किया. फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. फिर फोर्थ ईयर में मेरा प्लेसमेंट होता कैंपस से. दो दो जॉब लगी थी, बट मैंने दोनों को ऑफर को ठुकरा दिया और मैंने कहा इसी फील्ड में कंटिन्यू करते. उसके बीच में एक ट्रेजेडी हो गई थी काफी बड़ी वाली. वो जो मेरे सर थे उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी. तो उसके बाद मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था कि मुझे इस फील्ड में क्यों आना है. अब मुझे समझ में आ गया था कि मैं इस फील्ड में आके और उन्होंने जो मेरे लिए किया था उसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा एज अ लाइफ टाइम. और जो उन्होंने मुझे दिया था उस समय, अगर शायद वो मेरे साथ नहीं करते वैसा, तो शायद मैं आज इस स्टेज पे नहीं आता कि शायद आप लोगों से बात कर पाता, या जो भी मैं आज कर पा रहा हूँ वो नहीं कर पाता. तो बस वही वापस इस सोसाइटी को अपने को वापस देना है और उसी इंटेंशन से बढ़ाना स्टार्ट किया.
फिर मैं सीकर आ गया जहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी, और वहीं से फिर मैंने कोचिंग यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी और वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया, और अभी करंटली आप लोगों के सामने हूं। तो एक चीज इसमें मैं बोलना चाहूंगा सर, जैसे केमिस्ट्री के तो क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। मेरे पास कई सारे जी क्वेश्चंस है जो मैंने कल टेलीग्राम से आप लोग के थ्रू लिए थे, करेक्ट, तो वो हम सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। बाकी आप चैट बॉक्स में भी डालते रहिए, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लोग एक एक करके आंसर करेंगे, करेक्ट। इसमें एक पॉइंट ये है जो आपने शुरुआत में बोला, तो उससे मुझे अपना जर्नी याद आ गया कि जो हम हमारा जो इंटरेस्ट बनता है पढ़ाने में या हमें जो अच्छा लगने लगता है सब्जेक्ट, उसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे मेरे बिल्कुल। टाइम में जो मेरे मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने जिस तरीके से चीजें क्लियर करी थी, जो पढ़ाया था, तो वो मुझे लगा हम्म, कि यार ये अलग ही चीज है, क्योंकि मैंने जो 12वीं तक हम्म, पढ़ाई करी थी वो बोर्ड लेवल की पढ़ाई करी थी। तो उसमें हाँ। रटने की चीजें ज्यादा होती हैं, फॉर्मूले रटने पड़ते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम रहता है। तो जब आपको जेई का एक टीचर आके कॉन्सेप्ट पढ़ाता है और बताता है ये हुआ कैसे, तो एक जो कनेक्टिविटी है वो अलग ही लेवल की हो पाती है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स ही इंस्पिरेशन रहते हैं। जो भी लोग आज टीचर बिल्कुल बने हैं वो उनका भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन टीचर ही रहता है, टीचिंग का। बिल्कुल। तो यही एक पॉसिबल है कि मतलब इतने बड़ी बड़ी लोग जॉब छोड़ करके आते हैं लोग पढ़ाने के लिए, करेक्ट। तो जी ये एक अच्छी बात है। तो आपका भी काफी रिलेटेबल है, मेरे भी फिजिक्स वाले टीचर की डेथ हो गई थी तो हम लोग अच्छा का अच्छा जर्नी अच्छा। काफी ज्यादा रिलेटेबल है। बाकी जी एक और चीज, जैसे आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में तो कोटा वाला माहौल है। जैसे मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो हम लोग क्या कानपुर में बोलते थे, करेक्ट, कि यार कोटा तो जाएंगे बहुत पैसा खर्च होगा कोचिंग का, तो वहां तो अमीर लोग जाते हैं हाँ और बिगड़ भी जाते हैं बहुत सारे लोग। तो आप लोग बिल्कुल का सर। सच में ऐसा कुछ माहौल रहता है पढ़ने का वहां पे? जैसे मैं कोटा आया हूँ, बट आप जो बच्चे देख रहे हैं, तो जो जी नहीं जानते उनको आप क्या बताना चाहेंगे? सर, उसमें कम्प्लीटली डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। मतलब कोटा वो एक हब है जहाँ से टॉप रैंकर भी निकलते हैं, और कोटा वही जगह है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे बर्बाद होकर भी जाते हैं। मतलब आप अगर रेशियो देखते हो तो रेशियो में वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सब स्टार्टिंग में आते हैं। जैसे मान लो अगर अपन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो जुलाई अगस्त में सब अपने पापा को बोलते हैं, पापा मेरा साथ वाला फ्रेंड कोटा जा रहा है तो मुझे भी जाना है। तो सब ऐसे करके इकट्ठा हो जाते हैं। बट फिर उसके बाद में थोड़े थोड़े बच्चे, फिर वो छटनी करना स्टार्ट हो जाती है सबकी एकदम, कि हाँ पढ़ने वाले इधर हो गए, बिना पढ़ने वाले। तो वो सोसाइटी वहाँ पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस सोसाइटी है वहाँ पे। मतलब ऐसा है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उससे बेस्ट आपको इंडिया में कहीं माहौल नहीं मिलेगा, और अगर आप हम्म। बिगड़ना चाहते हैं तो भी उससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर एज में। तो कम्प्लीटली डिपेंड्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। सही बात है। तो वही सर, हम लोग की क्लासेस में भी होता है। हम लोग भी कोई कोर्स अगर लॉन्च करते हैं तो शुरुआत में बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं, धीरे धीरे बच्चे कटना स्टार्ट करते हैं। तो वो तो हाँ सेम ही है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, 10 चीजें देखने लगते हैं। करेक्ट जी सर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सर कुछ लेते हैं ताकि आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो पाए हम लोग का जी फ्रूटफुल तरीके से। तो हम एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि बच्चों ने ये पूछा है कि सर हमें केमिस्ट्री पढ़नी कैसे चाहिए, क्योंकि हम याद करते हैं चीजें भूल जाते हैं कुछ समय बाद। तो ये हम्म, एक बहुत ही मेजर जो मुझे क्वेश्चन आज तक कॉमन मिलता है, इवन मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मेरे से जो बच्चे हम्म, पढ़ते हैं आगे वो भी केमिस्ट्री के बारे में सेम ही डाउट पूछते हैं कि सर मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो ऐसा कुछ है क्या हम्म, कि मॉर्निंग में पढ़ूं या ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ूं ताकि याद रहे? हाँ, तो हाँ। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर देखो, उसमें जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे बताऊं कि अभी जो मेरे करंटली बैचेस चल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा बोला जाता है, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको ये चीज लिंक भी करेगी कि अगर आती है तो पूरी ढंग से आती है, वरना पूरी साफ हो जाती है। जैसे ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जैसे आईपीएससी, आइसोमेरिज्म और जीओ से 3 सेपरेट चैप्टर होते हैं 11th क्लास में। तो बच्चों को आईपीएससी में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, अगर वो नहीं भी आता तब भी वो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कर लेते हैं, और आइसोमेरिज्म भी नहीं आता तो वो जीओसी के क्वेश्चन भी कर लेता है। बट एक्चुअल में पढ़ने का टाइम कब होना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो मैं इतना बोलना चाहूंगा। अगर सामने वाला जुनून रखता है अपने अंदर, और उसको एक मुझे करना ही है, उसको एक मुझे करना है, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो कभी भी कर सकता है। बट कुछ बच्चों के लिए ये चीज प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि सुबह के टाइम अगर वो केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, इवन वो अपना पेपर भी केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, और इवन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्टिंग करते हैं, तो उनकी रैंक और उनके मार्क्स काफी अच्छे होते हैं। तो केमिस्ट्री को हाँ। ऐसे प्रीफर करें कि सुबह के टाइम करें। साथ ही साथ केमिस्ट्री में जैसे बहुत बड़ी दिक्कत आती है, खासकर इनऑर्गेनिक में तो और भी तगड़ी आती है कि रट्टाफिकेशन खूब हो गया, ये ऑर्डर ऐसा आ गया, ये ऑर्डर ऐसा आ गया। तो ऑर्गेनिक में फिर भी लॉजिकल चीजें हैं आपके पास, आप बिल्कुल खाली हाथ जा सकते हैं पेपर में, और वहां जाके आराम से आप वहीं पे ऑन द स्पॉट सोचें, मैकेनिज्म लगाए, आंसर करके वापस खाली हाथ घर आ सकते हैं। बट वो अप्रोच आपको तब आएगी जब आपको उस तरीके से ट्रेन किया जाएगा। वरना बिल्कुल सही। मैक्सिमम टाइम ऐसे भी होता है कि कई बार बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो कई बार टीचर पढ़ाते हैं तो बोलते हैं बेटा देखो यहाँ से पानी निकाल दो, पानी इन दो मॉलिक्यूल के बीच में से पानी निकाल दो, हो गया काम। तो हम ऐसा करते हैं तो बच्चा ही सोचता है कि पानी निकाले, तो फिर वो थोड़े टाइम बाद में बोर होता है, और वो चीजें पढ़ना उसका मन खराब हो जाता है, उसको लगता है कि मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे से समझ में नहीं आ रहा है। तो मेन पॉइंट है आपका फाउंडेशन कैसा है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है या नहीं है। और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको अच्छा करना है तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। बट स्टार्टिंग आप करें तो फिर आप सुबह के टाइम से एक बार करें स्टार्ट। और एक लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं,
तो जब तक आप उस पे कंटेंट के हिसाब से पढ़ेंगे कि आप देखेंगे कि कुछ शब्द लिखे हैं वहां पे, कुछ वर्ड लिखे हैं, कुछ लाइंस लिखे, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। आप उसको अपनी लोकेलिटी से ऐड करें। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, कुछ ऐसे जुगाड़ बनाता हूँ देसी, जो बच्चों को हिट करते हैं, और उनको बच्चों को लगता है यार अपनी बात हो रही है, तो वो उससे वो चीज लिंक होती है, तो वो कभी भी भूलते हैं तो उनको वो बात याद आती है, और उस बात से वापस कैच कर लेते हैं फटाक से। तो वो चीज बहुत जरूरी है, आपके दिमाग में ब्रेन मैपिंग टेक्निक होनी चाहिए कि आप चीजें दिमाग में कैसे अरेंज करते हो। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास एक रूम में एक शेल्फ है, और शेल्फ में मैंने किताबें रख रखी है रैंडमली, एक किताब ऊपर फेंक रखी है, एक नीचे फेंक रखी है, तो मुझे अगर वहां से एक बुक अगर निकालनी होगी तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा ढूंढने में। और वही मैंने अगर उस किताब में, उस शेल्फ में सिस्टमेटिक अरेंज कर रखा कि यहाँ पे फिजिक्स की किताबें हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री की है, यहाँ पे मैथ की बुक्स है, तो मुझे कोई भी बोलेगा मैं फटाक से निकाल लूंगा। वही हमारे दिमाग के साथ होता है। आप दिमाग में कैसे चीजों को अरेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेन मैपिंग टेक्निक। आपके दिमाग में कैसे फीड किया गया डाटा, तो आप अगर सिस्टमेटिक डाटा फीड है तो आप सिस्टमेटिकली निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। लोकल जो चीजें हम लोग पीरियोडिक टेबल भी याद करते हैं, तो उसी गाने को ही बना के मोस्टली लोग याद हाँ करते हैं, वरना आज तक हाँ किसे ही याद नहीं हो पाई है। तो यही जी चीज है, और यही चीज हम आगे भी अगर कंटिन्यू रखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना तो याद करेंगे भूल जाएंगे। वो बात बिल्कुल सही है। हाँ तो जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आपने एक पॉइंट बोला तो मुझे अभी याद आ गया। हम लोग स्टेट पेयर और स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि डेल्टा इक्वल टू जीरो होता है अगर लाइन कर्व जो है पेयर और स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें डिटर्मिनेंट बनता है ए एच जी और बी एफ एफ सी का। तो वो बहुत हम्म डिफिकल्ट होता है याद करना, और जनरली बच्चे बार बार भूल जाते हैं, 11वीं में कितनी बार भी पढ़ लें। तो उसको हम लोग ने हम्म एब्रीविएशन रखा कि जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं गरियाओ वगैरह ऐसे वाले वर्ड हाँ हाँ कि, हाँ तो मैंने उसको ए एच जी को बोला आओ हमें गरियाओ, करेक्ट। तो ए बिल्कुल। तो वही तो मतलब एब्रिविएशन से काफी याद हो जाता है अच्छा खासा। तो एक बहुत वो बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है। आप जिस जी भी जगह पे रहते हो पूरे इंडिया में, आपके पास लोकल एब्रिविएशन बहुत सारे रहते हैं। आईआईटीज बिल्कुल। एनआईटीज में भी अलग अलग एब्रिविएशन यूज करते हैं हम लोग शॉर्टकट के लिए, तो वो भी आप हम्म इस्तेमाल कर सकते हो याद करने के लिए। तो वो तो आप मतलब जब सर की क्लासेस में जाओगे तो सर अपने वाले एब्रिविएशन बता पाएंगे आपको कि क्या यूज करते हैं सब, तो वो चीज बेनिफिट रहेगी। सेकंड क्वेश्चन हम लोग जो सर स्क्रीन पे है वही कवर कर लेते हैं कि चैप्टर वाइज एक बार बता दीजिए कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें। कि 11th का हाँ ही जनरली ऑर्गेनिक वीक है लोगों का, मोस्टली लोग का कहना ये है, क्योंकि 11th का ऑर्गेनिक मेन है, 12th में तो बहुत जी छोटा है ऑर्गेनिक। बिल्कुल सर तो वो बिल्कुल। कैसे पढ़ाई करें थोड़ा बताइए आप। देखो चैप्टर वाइज अपने को ऐसे करना चाहिए, जैसे अगर आप एक बिल्कुल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको आईपीएससी वाला जो चैप्टर होता है वहां से स्टार्टिंग करनी चाहिए, जिसकी अपनी बेस होती है 10th क्लास, जहाँ पे अपन पढ़ के आते हैं। 10th में आप लोगों को दो चीजें पता होगी, मैथेनोइक एसिड होता है ना, एथेनॉल एसिटिक एसिड, कुछ नाम सुनते हैं अपन, तो अपने को हल्का हल्का पता होता है कि वहां पे अपन ने कुछ मैथ प्रॉप किया होता है। तो वहां से अपन टॉपिक स्टार्ट करके बेसिक फाउंडेशन आप आईपीएससी के साथ स्टार्ट करो। आईपीएससी में आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत टफ है, आपको लगेगा सेम कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो उससे आपका एक इंटरेस्ट भी बनेगा और आपको लगेगा ये तो मैं कर सकता हूँ। जब आप आईपीएससी पढ़ोगे तो आपको बाकी चीजें ऐसी लगेगी बहुत टफ है यार, आपको लगेगा ऑर्गेनिक मेरी फेवरेट है, तो वहां से आप हम्म, स्टार्टिंग करो। फिर उसके बाद आप जब आइसोमेरिज्म में आओगे तो देखो बेसिकली 3 चैप्टर तक आपको सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। 3 में आपका आईपीएससी हो गया, फिर आइसोमेरिज्म हो गया, फिर जीओसी हो गया। और ये 3 में सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है जीओसी, जिसको हम एक तरह से ये भी बोलते हैं गॉड ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली होता है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट इसको हम गॉड ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि आपकी जीओसी पे पूरी की पूरी 12th क्लास की रिएक्शन मैकेनिज्म टिकी होती है। आपको 12th में जब भी ऑर्गेनिक में कोई क्वेश्चन आता है, पूछता है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना होता है, मुख्य उत्पाद। तो उसके लिए हमें हमेशा सोचना पड़ता है कि मेजर वो बनेगा जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, वो इंटरमीडिएट आता है जीओसी से। अब जिसकी जीओसी साहब है, जिसको ये नहीं पता रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, वो आगे कुछ कर भी नहीं पाता। तो बेसिकली चैप्टर एक है ये, बट ये चैप्टर पूरे सारे चैप्टर का मदर ऑफ मिश्रण। चैप्टर है। तो आप इसको है ना, इसको अच्छे से करोगे तो उसमें जियो सिम, अब आप में जियो से आप जब कर रहे हैं तो उसमें आपके फाउंडेशन कैसे बनाए गए हैं, आपको चीजें कितनी इनडेप्थ बता रखी है, वो बहुत मैटर करती है। कुछ टीचर्स होते हैं वो जीओसी को काफी जल्दी खत्म कर देते हैं, कुछ होते हैं जो कोटा में जीओसी को 2-2 महीने तक पढ़ाते हैं और उसके बाद बाकी ऑर्गेनिक को 1 महीने में खत्म कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किन हाथों में है। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो किन हाथों में आपको जीओसी कैसे पढ़ाई जा रही है। और आपका आइसोमेरिज्म के अंदर जो ऑप्टिकल वाला पार्ट आता है, ऑप्टिकल में जो स्टीरियो केमिस्ट्री आती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल वाला जो पार्ट आता है, वो पार्ट काफी ज्यादा तंग करता है आगे जाके। क्योंकि जब भी आपको कुछ प्रोडक्ट निकालने होते हैं तो वो बोलता है व्हाट इज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल, मतलब कितने प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के बाद एक रिएजेंट दे दिया और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पूछा है, उसमें पूछा इन स्टीरियो लगा दो। अब स्टीरियो में फिर वही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आ गया। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म और जीओसी, ये आपको जितना टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम आप दो, अगर आप बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे हो तो। अगर आप टारगेट में है या आप अभी आपका 21 में एग्जाम देना है तो उसमें आप थोड़ा सा इस पर कमांड बनाओ। इसके कुछ
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जिसमें आपको क्वेश्चंस आए, और सबसे बड़ी बात है इसकी थ्योरी आपके पास ही होनी चाहिए। ऑर्गेनिक में हम बोल देते हैं कि बहुत सारी बुक्स है आपके पास, आप सॉलोमन पढ़ लो, पीटर्स गाइड पढ़ लो, मैं आपको 5-7 नाम बता दूंगा, बट किसी से भी आपको वो फंडे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हर बुक में सारा एक साथ नहीं दिया हुआ है। तो आपको फैकल्टी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और फैकल्टी पे आप डिपेंड हो रहे हैं तो वहां पे एक बार इंश्योर कर लें कि आपको कंटेंट क्वालिटी का मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आपका वो ठीक है तो फिर 12th वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने बोला भी वही था सर, आपका आइसोमेरिज्म हो गया और हमारा जीओसी जनरली वही वीक होता है, तो उसी से पूरी जो आगे की केमिस्ट्री है वो तो फिर डामाडोल हो जाती है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी सेकंड क्वेश्चन हमारा नेम्ड रिएक्शंस पे है। मतलब बच्चों ने पूछा था कि नेम्ड रिएक्शन याद कैसे करनी होती है, तो वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि आप क्या बताना चाहेंगे, आपने कैसे याद करवाते हैं। देखो नेम रिएक्शंस में मैं जस्ट अभी मैंने अपनी क्लास फ्री करके यहाँ पे आया हूँ जस्ट अभी, तो आज ही की बात है, उस क्लास में मैंने वेट मिनट, हाँ सर मेरी आवाज आ रही है, कॉल आ गया था। यस यस, आवाज आ रही। हाँ, तो उस क्लास में बेसिकली हम लोगों ने 50% ऑर्गेनिक को आधे घंटे में मैंने बच्चों से पूछा था। मतलब मैंने जो सिलेबस अभी उनको करवा रखा है उसमें मैंने उनको, मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 12th वाली को टोटल 7 या 8 फेज में मैं डिवाइड करता हूँ। 7 फेज में हो जाता है, थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट होता है उसको 8 फेज में करवाता हूँ, तो मैंने 4 फेज कंप्लीट करवा दी। अब उसमें जो मेरा तरीका होता है वो ये होता है कि मैं रिएक्शंस के नंबर से उनको याद करवाता हूँ, रिएक्शन के नंबर से उनको दिमाग में टिप में करवा देता हूँ कि रिएक्शन नंबर 1 ये है, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 है, और टोटल फेज बना देता हूँ। तो जैसे आप ऐसे समझो, मैं आपको इस तरह से समझाऊं बिल्कुल एकदम लेमन लैंग्वेज में, कि एक बाज होता है, ईगल, वो जब आसमान में ऊपर उड़ रहा होता है ना, तो वो ऊपर से बस मोटा मोटा देखता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये मकान है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे, और यहाँ मेरा शिकार है, वो वहां जाकर सीधा पिन पॉइंट करता है। तो आपको पहले ना पूरे सिलेबस को ईगल आई व्यू से देखना पड़ेगा। इस सिलेबस में ये चैप्टर है, इन सारे चैप्टर में से इसमें ये, इसमें ये, इसमें, जैसे अपन बचपन में करते थे, आपको याद होगा अपन ऐसे बनाते थे। तो ऐसे राइटिंग में हम क्या करते थे पहले, ऐसे कि सारे भारत छोड़ो आंदोलन पे आपको अगर ऐसे बनाना है तो आप क्या करोगे, पूरा थोड़ी याद करके जाओगे, पूरे आप पैटर्न उसके लिखे। पॉइंट्स याद कर लोगे, 4 की पॉइंट याद कर लिए, उसके बाद फिर उसके अंदर आयता फैलाओगे बस। तो वही चीज हमें करनी है। हमारा सिलेबस जो है अब उसमें हमने पहले फेज में डिवाइड कर लिया कि हाइड्रोकार्बन एक फेज है, हाइड्रोकार्बन के बाद एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक फेज है, उसके बाद एक फेज बना दिया एल्काइल हैलाइड का, फिर आ गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड वाला फेज, फिर आ गया कार्बोनिल का। अब हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस की बात करें तो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो रिएक्शंस होती है उसमें वुड्स वुड्स फिटिक सोडा लाइम उल्मान कोलबे लाइन से सारी रिएक्शन सेट है। आपको फिर एक नाम बोलना है, एक नाम बोलते आप उसकी पूरी की पूरी रामायण उसकी जो कथा है वो आप बोल दोगे। तो ऐसे आपको पिन पॉइंट करना है चीजों को, आप उसको ना बाइफरकेट करो, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस को दिमाग में सेट करो, पूरी पिक्चर सेट करो कि मुझे रिएक्शन नंबर 1 2 3। आप अगर क्लास में आते हैं या कभी क्लास अगर मेरी अगर देखते हैं तो आपको मैं वो चीजें कर सकते हैं, अपन अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल लेवल पे करना चाहते हैं तो पर्सनल लेवल पे आप चीजों को ऐसे दिमाग में सेट करें, चैप्टर वाइज बनाए पहले, उस चैप्टर में आप देखें कि आप एनसीईआरटी को ले लीजिए। एनसीईआरटी के अंदर जैसे चैप्टर मान लेते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन है, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्या होता है, पहले पेज पे जो दिखा है वो तो कोई काम की बात है नहीं, अपना इंट्रोडक्शन है वो अपने को सबको पता होता है। उसके आगे वाले पेज पे आते हैं तो वहां पे उसमें रिएक्शंस दे रखी होती है कि भाई हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स क्या होता है, कैसे कैसे अपन एल्केल हैलाइड को बना सकते हैं, 7 मेथड दे रखे हैं। अब 7 मुझे कैसे याद करने हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 7 में से एक लुकास रीजन वाला मेथड होता है, उसमें अलावा बाकी 3 मेथड जो होते हैं वो PCl5 वाले मेथड होते हैं, P+X2 PCl5 PCl3, और एक NaBr H2SO4। तो दिमाग में आपको चीजें सेट करनी पड़ेगी, मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आप दिमाग में चीजें सेट करें, और ऐसे करने से आपकी पूरी चैप्टर बाई चैप्टर आपका पेज बाई पेज आपके दिमाग में सेट रहेगा, बिना आपको एनसीईआरटी देखे, बिना आपके नोट्स देखे, बट आपने फाउंडेशन वैसे किया हो। सही बात है। नहीं तो अभी जैसे सर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जिन्होंने 2 साल में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मतलब अच्छे से नहीं पढ़ी है या मोटा मोटा बोले वो भूल गए, करेक्ट, तो उनके लिए उन्हें कैसे अभी अभी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उनकी, ताकि मेंस में उनके अच्छी एक मार्क्स आ पाए। और एक एग्जाम है वेब जेई और जैसे बिटसेट हो गए, इन एग्जाम्स में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली नोट्स वाले रहते हैं या डायरेक्टली स्टैंडर्ड मेथड्स पे रहते हैं। जैसे मैथ्स में तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इन एग्जाम्स में। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें उन लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अगले 1-1.5 महीने में जो उनके पास बचा हुआ है, या मान के चलें 2 महीना मैक्सिमम जो बचा हुआ है, तो उसमें सर उनका अगर क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। देखो उसमें ऐसा रहेगा, अगर वो पर्सनल लेवल पे करते हैं तो उनको एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए करना है, क्योंकि हमारा जो भी पेपर हो, चाहे वो जेई मेंस का पेपर हो, इवन आजकल तो एडवांस के पेपर में भी अपन देखते हैं, तो आपका पेपर मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड जाता है। तो अब उसमें फैकल्टीज अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी को उस पर आप स्टिक रहें, एनसीईआरटी के जो रिएक्शंस दे रखे हैं उसी के साथ साथ आप उनको करते हुए चलें। उनमें अगर आप जैसे मेरे साथ मिलते हैं या क्लास में आप देखते हैं कभी, तो आप अपनी क्लास कर सकते हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि इस क्लास में आपके इस एनसीईआरटी के चैप्टर में से ये लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप उसको एज इट इज चाहो तो
रट्टा मारना चाहते हो टाइम कम तो रट्टा मार सकते हो, उसका भी तरीका बता दूंगा। और रट्टा नहीं मारना चाहते हो, समझ में चाहते हो कॉन्सेप्ट, वो भी हमारे पास है। तो अपन उसको ठीक कभी है। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी से कर सकते हैं। हाँ मतलब अल्टीमेटली अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें, अगर आपको केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है तो ऑब्वियसली फिर टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बाकी बुलेट पॉइंट सर ने बता दिए कि ये पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं और एनसीईआरटी से पढ़ाई करनी है, मेन बात ये है समझने की। और एक क्वेश्चन पूछा है सर ये देव माल्या ने कि सर बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट कैसे करूं, इंपॉर्टेंट है पहले तो ये पूछा है, क्वेश्चन मार्क है, और फिर बिल्कुल कैसे करूं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार, बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मेरी एक शाम को क्लास होती है 8 से 9 बजे यूट्यूब पे होती है, और कॉन्सिडेंटली मैं सेम चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ, उस पर भी 3 लेक्चर हो गए। उसमें अच्छा। देखो आप खुद से करोगे तो नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। आप एनसीईआरटी लेके बैठोगे, उसमें इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स दे रखे, आप देख के बंद कर दोगे उसको, वो हो नहीं पाएगा, डर जाओगे। लेकिन उसको अगर अपन सिस्टमेटिक तरीके से आपके दिमाग में सेटल करवा दें, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप, अभी मेरी लाइव क्लासेस ही चल रही है तो लाइव में आप एक बार जरूर आओ। एक क्लास देखो, आपको लगता है कि हाँ कुछ क्वालिटी मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा मत आना। लेकिन ये है कि अगर अपन एक क्लास करते हैं ना, तो उस एक क्लास में आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें फीड जरूर हो जाएगी, और वो भी फनी वे में होगी, तो आप कभी भूलोगे नहीं उसको। यस यस ठीक है। एक बच्चे ने पूछा सर आपके चैनल का नाम क्या है, तो मैंने सर के चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है वो बॉक्स में डाल दिया है लिंक। बाकी आप सर का नाम भी सर्च करोगे मिल जाएगा। सर का नाम ही मेरे ख्याल से ज्यादा लोग का होगा नहीं, कॉन्सिडेंट से यूनिक नाम है, तो मिल जाएगा। करेक्ट। तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पड़ा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा चैनल। करेक्ट। और एक और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। फिजिकल के लिए कुछ बता दीजिए सर, बोला है सृजन ने। फिजिकल के लिए सर क्या बताना चाहेंगे, बताइए। फिजिकल के लिए यार देखो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ऑर्गेनिक में तो मेनली होता है आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो आप सेकंड्स में, मतलब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन के बारे में ऐसा बोलते हैं और ऐसा करते भी हम, कि 10 क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 4-5 मिनट में खत्म कर सकते हो। बट फिजिकल में आपको ना थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा, उसके लिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर की, हर चैप्टर की अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी। मान लो आप अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो एटॉमिक के फॉर्मूलाज आपने देखे। और देखो सबसे बड़ी चीज है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या कोई भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो, सर वाला मैथ्स भी अगर अपन देख ले, तो उसमें हमेशा मेन चीज मैटर करती है। जब हम क्लास में बैठे होते हैं, हमें कोई चीज पढ़ा रहे होते हैं सर, तो हम उसमें लिसनिंग कैपेसिटी में होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, लिसनर होते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उससे सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है अप्लाई करने से, है ना। सही। तो अप्लाई करने वाला काम जो आपका है वो आपको करना पड़ेगा। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, या मान लो गैसेस स्टेट है, कोई भी चैप्टर अपन ले लेते हैं, उस चैप्टर में आपको फॉर्मूलाज पता है और आपको उसकी सारी थ्योरी भी पता है, लेकिन आप जब तक सवाल से नहीं भिड़ोगे, वहां पे अपना माथा नहीं भिड़ाओगे, तब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात है, हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम, अगर हमारे पास दिन में हम 10 घंटे पढ़ते हैं या 8 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें से 70 से 80% टाइम हम थ्योरी पढ़ने में निकालते हैं, और हमें लगता है कि हम इसको पढ़ पढ़ के टॉप कर जाएंगे। वो नहीं करना है, आप 70% टाइम क्वेश्चन करने में लगाओ, 30% टाइम थ्योरी पढ़ो, वो भी क्वेश्चन करने के बाद पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना है। बात पढ़ोगे ना तो वो दिमाग दिमाग में हमेशा पे हिट करेगी, वो बात हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। पहले पढ़ के करोगे, सवाल होगा भी नहीं, टेंशन में आ जाओगे। तो इसमें एक ही तरीका, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और कोई तरीका नहीं है। आपको उसमें क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे डेली बेसिस पे। आप ये कर सकते हो कि डेली बेसिस पे 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं। डेली देखो, थोड़ा थोड़ा देखो, एक दिन में पूरा करने की मत सोचो। पेपर चाहे आपके 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, आप उसके टॉपिक के डेली बेसिस पे टच में रहो। और कभी बिल्कुल। कभी अपने आप को ना सरप्राइज भी करो कई बार। जैसे मान लो आपकी किताब पढ़िए, कॉपी पढ़िए, आपने आंखें बंद करी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो पेज निकला, अरे चलो इसका सवाल करते हैं, ऐसा रैंडमली, तो उसे हिट करेगा वो चीज, और हिट करेगा, और वो अगर आंसर आ गया, तो फिर हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे सवाल पेपर में तो सही नहीं होते, घर आके हो जाते हैं। वो सिचुएशन कभी नहीं होगी, पेपर में सवाल होगा, घर पे भी होगा, पर उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है सर। और अगर केमिस्ट्री की बात करें सर, केमिस्ट्री तो स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मार्क्स हाँ सर। रैंक इंप्रूव करने में भी इसी का हाथ होता है, और ना इंप्रूव करने वालों का भी मैंने यही देखा है कि केमिस्ट्री जिनका खराब होता है उनकी रैंक, कि आप मैथ्स फिजिक्स कितना भी अच्छा कर लो, पर केमिस्ट्री ये जो रैंक बिल्कुल, मतलब बना सकती है। और जैसे मतलब नीट में केमिस्ट्री आपको करनी ही पड़ेगी, आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, टॉपर हो, मीडियोकर या लास्ट रैंकर हो, आपको केमिस्ट्री तो करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। और जब उससे डर के कोई फायदा नहीं है, मतलब वही वाली बात है कि आप जितना डरोगे वो उतना ही ज्यादा गैप क्रिएट होता रहेगा। आप बिल्कुल। इवन सर जो मतलब मैथ्स में इस बार 99% एक बच्चे के आए हैं, उसका केमिस्ट्री बहुत हम्म, ज्यादा वीक है, तो ओवरऑल उसका परसेंटाइल 95 के आसपास है, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप भले ही जीवन भर बोलते रहो बाद में कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था या फिजिक्स बहुत अच्छा था, पर अल्टीमेटली यू आर नॉट इन आईआईटी और एनआईटी, तो लोग यही बोलेंगे कि भाई तू अच्छा नहीं है। तो बाद में कौन देखता है कि इसका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था कौन नहीं था, सब लोग रिजल्ट ही। यार मतलब अभी किसी एक सब्जेक्ट से प्यार नहीं करना है अपने को एग्जाम क्वालिफाई करना है, और उसके लिए अपने को करना पड़ेगा। बस हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम करें या छोड़े, करना है तो करना है।
अदरवाइज पीछे रह जाएंगे। और उसमें बिल्कुल करना है तो फिर पूरा मन से करना है। सर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। अब आप लोग के अगर किसी के क्वेश्चन छूट रहे हो तो आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन ये बहुत बच्चे ने बार बार बोला हुआ है, 99.6 परसेंटाइल पे अप्रोक्स कितना मार्क्स टारगेट करने के बारे में नेक्स्ट डे कंसीडरिंग द लेवल ऑफ डिफिकल्टी लाइक मार्च। आप क्या बोलना चाहेंगे, बताइए फिर मैं बता। सर इसमें तो देखो मैं इतना ही बोलूंगा, आप परसेंटाइल पे मत जाओ, परसेंटाइल काफी वेरी करता है, उसके हिसाब से कट ऑफ काफी वेरी करता है। अगर आपके मार्क्स जो आते हैं ना 300 पे में से अगर आपके मार्क्स अगर जेई मेंस में आ रहे हैं अबव 170, और आप अगर जनरल ओबीसी में, तो अपने आप को एक मान के चलें कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर 200 पार कर रहे हैं तो फिर चिल मारो, एडवांस की तैयारी करो, टाइम वेस्ट मत करो। बाकी परसेंटेज, इस परसेंटाइल वाले गेम में फंसो मत, ये इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। कभी मैं अभी कुछ बोल दूं, आप मेरी बात मान लोगे, उसके बाद पता चलेगा वो हुआ ही नहीं, फिर पीछे गालियां दोगे, क्या मतलब। बिल्कुल सही बात है। और इस बार तो काफी ज्यादा परसेंटाइल वैसे ही वेरी किया है, तो हमें इन सब चीजों को, मेरा भी मानना है सर कि हम बार बार अगर इस चीज पर ध्यान रखेंगे कि हमारे कितने मार्क्स लाने हैं, कितने हाँ परसेंटाइल लाने हैं, रादर देन दिस हम फोकस ये करें कि हम अपने 100 में मार्क्स कैसे इंप्रूव क्वेश्चंस, कर सकते हैं सब्जेक्ट बिल्कुल में। बिल्कुल। तो वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन सर ले लेता है इम्पोर्टेंट। हाउ टू सॉल्व मैकेनिज्म वेरी इजीली। ये क्वेश्चन मेरे को तो नहीं पता, आप बताइए। हाँ हाँ, मैकेनिज्म इजीली देखो, मैं जैसे एक हल्का सा आइडिया देता हूँ। मतलब अगर आपको केमिस्ट्री के बेसिक फंडे आते हैं, बेसिक फंडे केमिस्ट्री के भी छोड़ो, हम रियल लाइफ की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बचपन में एक छोटा सा काम किया होगा, सबने किया होगा पक्का, मैं श्योर हूँ कि बचपन में हमने कई बार खिलौने वगैरह से खेलते हैं अपन। तो घर पे पापा मान लो रिमोट कंट्रोल कार लेके आ रहे हैं, वायरलेस या वायर्ड वाली, फिर हम क्या करते हैं, उसको खेल के तोड़ ताड़ देते हैं थोड़े दिनों में और तोड़ के उसके अंदर से मोटर निकाल लेते हैं, यार ये कैसा काम करते हैं, फिर उसको निकाल के उसमें जो मैग्नेट आता है वो देखते हैं। फिर अगर आप बिल्कुल देसी हो तो क्या करोगे, उस मैग्नेट को मिट्टी में घुमाओगे, है ना। तो वहां से आप देखोगे कि मैग्नेट से कुछ लो जो आयरन पार्टिकल्स है वो एकदम गुच्छा बन जाता है। तो वहां से, और एक सिंपल सी बात, अगर आपको ये सारा समझ में नहीं आता तो आप ऐसे समझो, प्लस और माइनस में हमेशा अट्रैक्शन होता है, ठीक है। माइनस माइनस में रिपल्शन, प्लस प्लस में रिपल्शन, दैट्स इट, खत्म ऑर्गेनिक। ये आपको बस पता करना होता है कि जो बड़े बड़े कंपाउंड्स बना रखे हैं, उन बड़े बड़े कंपाउंड्स में किस पे प्लस और किस पे माइनस है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपने उसका बेसिक जड़ सीख लिया, बेसिक उसका रूट समझ लिया कि ऐसा होता है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी मैकेनिज्म से नहीं डरोगे। बट अगर आप ऊपर ऊपर याद करोगे कि व्हाट इज द वुड्स रिएक्शन, व्हाट इज द कोल्बी रिएक्शन, आपने वो लाइन रट्टा मार ली, वो कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी एंड विच इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। वो आपने कर ले, वो भी गिने चुने से होता है, ऐसा नहीं कि हर सवाल में कुछ नया आ जाएगा, नया नहीं आएगा। मैक्सिमम आपके पास 10 से 15 इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वो बार बार पूरी सिलेबस में रिपीट करते हैं, और 10 से 15 आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो रिपीट करते रहते हैं। उनको आइडेंटिफाई कर लिया, एक मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिया, चार उसकी तरह वैसी की वैसी। तो उसके लिए अपने को बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, और अपने को पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 5 नहीं बना सकता, तो अगर एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन करूंगा तो एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, हर एक नया रिश्ता बनाते तो पुराना तोड़ना पड़ता है। तो ऐसा ऐसा करके अपन थोड़ा समझ जाते हैं, और फिर उसके बाद अपना सब कुछ हो जाता है। मतलब मैकेनिज्म में हमेशा डीप में जाकर सोचो, एक बार आपको जोर आएगा, बट उसके बाद अगली बार आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे, आपको ऑन द स्पॉट खुद ही आ जाएगा। मतलब आप घर से रट्टा मार के नहीं जाओगे, जैसा देखते ना कई बार बच्चे क्लास से पहले, एग्जाम से पहले कॉपी पढ़ते रहते हैं स्कूटर के पीछे बैठे बैठे, वो भी नहीं करना। फिर पेपर में गए, ऑन द स्पॉट सोचा, मारा, सेट, खत्म, उसके बाद घर आके खाली हाथ। बिल्कुल तो ऐसा करना है अपने को। सर 5-10 मिनट अगर कंटिन्यू कर सके आप बताइए, तो एक दो क्वेश्चन और ले लेता। हाँ हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं करता। एक बच्चे ने सर क्वेश्चन पूछा है ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी। अभिषेक ने क्वेश्चन पूछा है, सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन करें या क्वेश्चन से थ्योरी। क्वेश्चन से थ्योरी, कंप्लीटली क्वेश्चन से थ्योरी करनी है। थ्योरी पढ़ के कुछ भला नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे, उल्टा आप डिप्रेस हो जाओगे। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो कि आपका सामने क्वेश्चन आ गया, नहीं आपने, जैसे मुझे आज हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो मैं पहले माहौल बनाऊंगा कि चल भाई हाइड्रोकार्बन के नोट्स निकाल। फिर हाइड्रोकार्बन के नोट्स देख रहा हूँ, ये रिएक्शन वो रिएक्शन, 15 पेज मैंने पढ़ लिए, फिर मैंने सवाल देखा, एक सवाल मेरा हुआ नहीं। सपोज करो आपने क्वेश्चन 1 स्टार्ट किया, वही आपका नहीं हुआ, आप कभी दोबारा वो नोट्स नहीं खोलोगे, क्योंकि आपको लगेगा मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट करके मेरे को रिटर्न क्या मिला, नेगेटिव मार्क। तो आप क्यों पढ़ोगे। वही आप क्या करोगे, आपने आज के 4-5 दिन पहले कोई थ्योरी पढ़ी है, और आज आप अकड़ बकड़ बम्बे बम्बे करके उस पेज पे आ रहे हो और वो सवाल देख रहे हो, और उसमें आपने बस ऐसे हाथा दिमाग लगाया, प्लस माइनस कौन है इधर, जुगाड़ वुगाड़ लगा के आपने सेट करके आंसर आ गया, और आपने आंसर चेक किया, आपका आंसर आ रहा, भाई साहब इतनी खुशी मिलेगी कि आप उसको पढ़ने का मन बनेगा, वो चीज कभी भूलोगे भी नहीं। तो हमेशा क्वेश्चन पहले करो, और जहां पे क्वेश्चन नेगेटिव हुआ है उसकी थ्योरी देखो, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहेगी। थ्योरी पढ़ के हम कभी भी उसमें सवाल नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात। एटलीस्ट और सेम डे तो नहीं करेंगे आप। यस यस यस।
ऑर्गेनिक में मेरे ख्याल से ये चीज काम करती है, जैसे मैथ्स वगैरह में तो थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन करेंगे, मतलब थ्योरी एटलीस्ट पता तो होनी चाहिए, बाकी सब्जेक्ट्स में हाँ तो यही हाँ। होता है थ्योरी से क्वेश्चन। नहीं तो सर, सेम जैसे मान लो कि जैसे हमारा ऑर्गेनिक भी अपना ऑर्गेनिक भी, तो उसमें भी अपने को चीजें पता, मैं ये बातें उनके लिए कर रहा हूँ जो टारगेट में है या ड्रॉपर्स हैं, जिनको एक बार के लिए थ्योरी पढ़ी हुई है, जिनको एक बार सिलेबस पता है। अब वो दोबारा अपने आप को, दिल को कई बार सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं कि यार मैं 4 बार पढ़ लूंगा तो मैं सवाल कर सकता हूँ। ये उन पे हम्म, एप्लीकेबल नहीं है। एक बार आपको बिल्कुल पता है सही। चीजें, बट आपके मन में वो थोड़ा सा डर है कि मुझे कम पता है ज्यादा पता है, आप उस स्टेज में है, कंफ्यूजन स्टेज में, तब आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए और फिर वहां से कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए। बट एक 11th क्लास का बच्चा तो उसको ऑब्वियसली पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना वो कहाँ से करेगा। तो एक बार समझना फिर करना। बिल्कुल सही है सर। और सर ये क्वेश्चन थोड़ा जनरल क्वेश्चन है कि लॉकडाउन में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करें, ऑनलाइन पढ़ाई में तो बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है। तो देखो, लॉकडाउन खत्म तो होने वाला नहीं, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो या मैं कर लूं। अब हमें पता है कि हमारे पास जो सामने टाइम बचा है, या तो अपन इस बात को सोच सोच के निकाल दे कि यार मन नहीं करता मन नहीं करता, या ऐसा सोच ले कि क्यों ना इस आपदा वाली स्टेज में ये जो अभी त्रासदी मची है ना, इतना हड़कंप मच रहा है, उसको एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर ले। और आपके साथ वाले बच्चे ही बोले यार ये बच्चा तो बिल्कुल हद घटिया बच्चा था, हद शरारती बच्चा था, ये तो कुछ करता नहीं था जिंदगी में, ये कैसे टॉप कर गया। बिल्कुल सही। वो आप अपना पूरी पर्सनैलिटी चेंज करके सामने वाले का व्यू पॉइंट चेंज कर सकते हो। दिस इज द हाई टाइम। किसी को नहीं पता घर में क्या कर रहे हो तुम, किसी को नहीं पता तुम कितनी देर पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, बाहर ही नहीं निकल रहे हो तुम, मन नहीं लगता, लगता वो छोड़ो। पॉइंट ये है कि क्या तुम अपना पर्सपेक्टिव सबकी नजरों में चेंज करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर चाहते हो तो काम करना पड़ेगा, नहीं चाहते हो तो फिर मजे करो, फिर सोचो कि मन नहीं लग रहा सर क्या करें। सही बात है। और ये मतलब मैं आपको पिछली बार का सर इंसिडेंट बताता हूँ। एक जनवरी में एक बच्चे का आया था 56% टोटल। हम्म तो वो बंदा हम्म मतलब वो कई बंदे ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर होता कुछ नहीं है, पर वो बोलते ऐसे हैं कि बहुत बड़े आदमी हो। तो मैंने हाँ उसको हाँ बोला भाई तेरे को प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन डोनेशन दे के मिलेगा, हम्म वो भी उसके लिए भी डोनेशन लगेगा, डायरेक्ट एडमिशन वहां पे भी नहीं देगा। वो बंदे ने वो बात इतनी दिल पे ले ली, तो हम्म बोला कि नहीं सर मैं आप पढ़ूंगा, और आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि डोनेशन देना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में, वो भी मैं तो जाऊंगी नहीं प्राइवेट कॉलेज में। फिर उसने हम्म अप्रैल में पोस्टपोन्ड हो गया था जेई पिछली बार, तो सितंबर में हम्म, जब दिया जाके तो अभी वो बंदे की जेई एडवांस में 6000 रैंक तक पहुंच गई थी। तो बाप रे, वही चीज है बस। कि कई कई बार होता है ना कि मतलब जो आपदा को आप अवसर बनाने के लिए बात बोल रहे हैं, वो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इस समय रो के कुछ नहीं होगा, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर लें, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो तो जैसे अभी अपन ने, जब ये जैसे अभी सर ने स्टोरी बताई अपन ने सुनी, तो देखा आप सुनने के बाद अचानक से एकदम सरप्राइज बना हूं कि यार क्या हालत थी और क्या आ गया। वो सरप्राइज हम नहीं चाहते कि हम दूसरों के लिए करें, हमारे लिए लोग करें वो चीज, राइट। बिल्कुल तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए अगर उस बंदे ने उस दिल पे वो बात नहीं ली होती और वो अगर सेंसिटिव नहीं होता और वो भी ऐसा आपकी तरह सोचता है कि अरे यार ठीक है सर मन नहीं लगता क्या करें, तो शायद ये मोमेंट उसके लिए नहीं होता। बिल्कुल सही बात सर। तो वही और ये आने वाले जो 4 साल हैं, जैसे सर आपने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करी हुई है, और तो एक हमें आइडिया मिल जाता है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नॉर्मल कॉलेजेस में। जैसे आप राजस्थान के रहने वाले हो, वहाँ पे जयपुर में बहुत सारे कॉलेज हैं हमारे, SKIT हाँ वगैरह इस तरीके के कॉलेज भरे पड़े हैं बहुत सारे। एक जी। तो तरीका ये है कि मजे मार लें और डायरेक्ट जाके पैसा देके एडमिशन ले लेंगे उन कॉलेज में। एक है मेहनत करके एक अच्छे नेशनल लेवल के कॉलेज में पढ़े रह के। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से डिफरेंस क्या रहता है एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का, माइंडसेट का, या आपके हिसाब से क्या डिफरेंस? देखो मेरे हिसाब से मैं इतना ही, जैसे मैं पर्सनली अपने ऊपर लेके देखूं या नॉर्मल अगर वे में बात करूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आज अगर लाइफ में मैं किसी स्टेज पे हूँ, मान लो मैं ऐसा एस्पायरेंट बात कर रहा हूँ कि मैं एक बच्चा हूँ अभी तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे लाइफ का कोई गोल भी नहीं है, और एक नॉर्मल बच्चा कि हाँ किसी ने कुछ बोला मैंने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला मैं कुछ नहीं कर रहा, है ना, मतलब मेरा खुद का कोई गोल नहीं है, मैं ऐसी हूँ। लेकिन आज के 4 साल बाद 5 साल बाद जब तुम इस स्टेज से पार हो जाओगे, तो इस स्टेज से पार होने के बाद तुम्हें लगेगा कि यार क्या मुझे मेरी पुरानी वाली लाइफ से रिग्रेट है। मतलब अगर तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है उस स्टेज पे, तो तुम समझ लेना कि तुमने जो किया वो गलत था। चाहे हो सकता है तुम्हें रिग्रेट फील हो या ना हो, बस एक ही तरीका अपने आप को मॉनिटर करने का होता है। जैसे मैकेनिकल में मैं था तो हम एक चीज सिखाते थे वहां पे, कि आप कोई भी काम करते हैं ना, एक साइकिल होता है उसका। आप पहले करो प्लान, राइट। प्लान करने के बाद चेक करो कि आपका प्लान सॉलिड है कि नहीं है। फिर चेक करने के बाद उसमें एक्शन लो, और एक्शन लेने के बाद में क्या करो, उसको दोबारा मॉनिटर करो वापस। कि मॉनिटर करने के मतलब है कि हाँ, मतलब प्लान, डू, चेक और एक्ट। प्लान बनाया, बिल्कुल रिपीट। किया। अब ये चीज अगर आप कर रहे हैं, और ये चीज आप करते करते मान लो अब आज के टाइम, और ये है ना हर सक्सेसफुल आदमी की बात है, चाहे वो कितना गरीब घर से रहा हो और वो कितना अमीर घर तक पहुंचा हो, उसकी लाइफ का अगर ये चीज उसके अंदर है
मैं तुम्हें नहीं बोलता तुम पढ़ो कभी, हर बंदा पढ़ने के लिए नहीं बना है, लेकिन तुम ये चीज हमेशा अपने अंदर रखो, प्लान, डू, चेक और एक्ट। मान लो तुम में से किसी को पबजी खेलने में मजे आते हैं, मान लो तुम लाइव स्ट्रीमिंग करते हो गेम की, मान लो तुम डांसिंग में अच्छे हो, मान लो तुम सिंगिंग में अच्छे हो, तो तुम उसमें भी सेम चीज अप्लाई करो कि प्लान किया कि भाई डांस करना है, तगड़ा वाला मचाना, स्टेज तोड़ना है, डू मतलब कर डालो, स्टेज तोड़ डालो, फिर चेक करो कि लोग क्या बोल रहे हैं, अब मजा आया नहीं हमें, लोगों को मजा आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है, अब एक्शन लो कि भाई अब तो पैसे चार्ज करूंगा मैं डांस दिखाने के। तो ये एक प्लान बना के उस चीज पर काम करो। अब ऐसे नहीं है कि हम सुबह उठे, जानवर की तरह उठे, दिन भर कुछ किया नहीं, खा पी के सो गए, ये नहीं करना है। शाम को सोते वक्त एटलीस्ट पता करना है कि आज के दिन में कुछ प्रोडक्टिव अपन ने किया भी है या नहीं किया है। आपको रात को सोते वक्त एक काम करना है कि क्या मैंने आज अच्छा कुछ उखाड़ा है और कल मुझे क्या करना है। बस ये दो काम करो, बाकी आपकी रात की नींद है तो हराम हो जाएगी या आपकी नींद अच्छी आएगी। उससे आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप ये चेक कर लो कि क्या आज मैंने अपने आप का 100% दिया है, क्या मैं अपनी चीज से जो मैंने की उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ, मतलब कंप्लीटली मैं सेटिस्फाई हूँ उस चीज से जो मैंने की है। अगर हूँ तो बस मस्त रहो, फिर कोई दुनिया में कोई कुछ का ही मतलब नहीं। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बाकी मतलब हर एक इंसान का कुछ ना कुछ वाय जरूर होना चाहिए अगर उसको 2 साल टिकना है इस जर्नी में, जी क्योंकि जर्नी में डिमोटिवेशन काफी बार आता है। मोटिवेशन तो कम ही बिल्कुल, बार आएगा, डिमोटिवेशन ज्यादा आएगा क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। जो जो एक डिसाइड करना और पेपर देना, इसके बीच में एक जो बहुत बड़ा गैप है वो है तैयारी वाला फेज, जिसमें डिमोटिवेशन भरा हुआ है। तो वो हमें हाँ मोटिवेट वहां पे हम तभी कर पाएंगे अपने आप को जब हमारा एक वाई वाला पार्ट अच्छा होगा। तो ये डेफिनेटली। चीज बहुत बढ़िया है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर कि अगर टाइम कम हो तो केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर छोड़ना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी में? ऑर्गेनिक में कौन सा छोड़ना चाहिए यार, बायोमोलिकुलर पॉलीमर ही छोड़ दो, क्योंकि वो पढ़ने से होंगे नहीं। वो लास्ट टाइम में तुम पढ़ने बैठोगे तुमसे हो भी नहीं पाएगा, और पढ़ के टाइम वेस्ट ही करोगे, क्योंकि वो 2-3 घंटे तुम्हारे और खराब हो जाएंगे डेली बेसिस पे। और और एग्जाम में अगर कितने मान लो, क्वेश्चन आते हैं सर इन चैप्टर से? देखो ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, इनसे आप मान के चले कि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। ये जो लास्ट के चैप्टर होते हैं 4, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, और एक 11th का होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जहाँ पे हम्म फोटोकेमिकल स्मोक वगैरह ये आती दो चैप्टर भी पूछे थे बच्चों ने, तो इन चारों चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली कितना कंटेंट, मतलब है। मार्क्स इनसे का? मान के चलिए सर, आप 3 क्वेश्चन तो इनसे मिला के आते हैं मिनिमम, 3 क्वेश्चन मान लीजिए आप। मतलब 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स? हाँ सही है। तो आप करा दीजिए बच्चों को, आप अपने चैनल पे, और क्या, ये तीनों चारों टॉपिक जो है। बिल्कुल, मेरी सर ऑलरेडी क्लासेस अभी चल रही है, और आज लेक्चर 3rd था बायोमोलिक्यूल का, वहां पे मैंने उनको बायोमोलिक्यूल लगभग सा खत्म करवा दिया है। तो आप एक चीज कर सकते हैं, टाइम को यूटिलाइज करना चाहें तो अगली क्लास जब भी होगी उससे पहले पहले एटलीस्ट एक बार वो रिकॉर्डिंग आप देख लें, स्ट्रीमिंग कर रखी है तो पिछले 3 क्लासेस की है, आप उनकी एक बार जरूर वो देखें, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, डेफिनेटली सर। बाकी सर की भी लाइव क्लासेस होती हैं अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी मेरी भी लाइव क्लासेस होती हैं मैथ्स की, तो आप लोग रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट है आप दोनों टीचर को फॉलो करके कर सकते हैं। बाकी आप मुरली सर से पर्सनली भी कांटेक्ट करना चाहें तो सर आपका कुछ है टेलीग्राम वगैरह ऐसा कुछ? हाँ सर, टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है मैंने, और एक ग्रुप भी बना रखा है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप बता देना। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप नाम उसका ग्रुप का आप बता देंगे तो वो सर्च कर लेंगे बच्चे, जैसे मेरा एडू मोटिवेशन सर्च कर लेते हैं बच्चे। हाँ, मेरा सेम नाम से आप किसी भी, मतलब आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाओ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कोई भी, आपको मुरली के बैरागी डालना मिल जाएगा। ठीक ठीक। ओके सर। बाकी फिर मेरे ख्याल से अब तक सारे क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो यहीं पे सर हम लोग समराइज करते हैं। तो ओवरऑल जो समरी थी आज की कि हमें एक तो पढ़ा, इसमें ये मेजर क्वेश्चन है सर जो कि अभी लॉकडाउन में, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग के घर वाले या तो हॉस्पिटल जा चुके हैं या तो हाँ। जा ही चुके हैं, तो उस समय एक हम्म डिमोटिवेशन बहुत बड़ा फेज आ जाता है लोगों के साथ में। और हम्म आसपास का इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा ऐसा है। तो मेरा ये हम्म, मानना है कि उस समय अगर हम क्लासेस करते रहेंगे तो हमारा मोमेंटम कहीं ना कहीं बना रहेगा, बिल्कुल सर। कि हमारा पढ़ाई होता रहेगा। क्योंकि वही है ना कि मतलब इस टाइम में अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेकेज काफी लग जाएगा। मतलब फ्लो मेंटेन रखो आप, अपना जो फ्लो है उसको मेंटेन रखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसी के साथ सर एंड करते हैं। टेलीग्राम लिंक भी भेज दीजिएगा, मैं दे दूंगा टेलीग्राम हाँ लिंक वगैरह। बाकी मेरे ख्याल से आज का लाइव स्ट्रीम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच आज आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमने जी फिजिक्स केमिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी ऐप पे, तो आप लोग जाके, वो विजिबल है ऐप पे, आप देख सकते हो। करेक्ट। तो आप लोग को अगर ज्वाइन करनी है आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सर की जो क्लासेस हैं उनको आगे देख सकते हो सारे लोग। बहुत सारे लोग बोल रहे थे केमिस्ट्री के क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, ऊपर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। तो सर की क्लासेस रोज होती हैं, स्टार्ट है ही ऑलरेडी, तुम्हें जाके बैठ जाना है, ठीक है ना, उनमें।
ओके, तो आज का लाइव स्ट्रीम एंड करते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज वीडियो। और बाकी अगर जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को कमेंट कर देंगे, तो सर और मैं मिलके उनका रिप्लाई कर देंगे। करेक्ट। और थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया इसके लिए, थैंक यू सो मच। और गाइज ऑल द बेस्ट यार, काफी बढ़िया से मचाओ, मस्त होकर पढ़ाई करो और एग्जाम फोड़ना है, मतलब है ना, यही टाइम है आपका लाइफ का। इस टाइम में अगर कुछ कर लिया तो जैसे बोलते हैं, कई बार ऐसे बोलते हैं कि लाइफ का टर्निंग मोमेंट, टर्निंग फेज क्या होती है। आप इस एज में कुछ अगर अच्छा कर लोगे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। इसके बाद भी मौके मिलेंगे बट उतना तगड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक और एज ही उसमें ऐसी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, गेट में बहुत ज्यादा, आगे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है कंपटीशन है। वहां पे तो तो इसलिए हम, बस, यहाँ पे तो हम 10-12 लाख लोग बोल रहे हैं, वो भी सीरियसली 1-1.5 लाख लोग लड़ाई कर रहे हैं। वहां हाँ पे तो लड़ाई वाले बहुत बड़े ज्यादा ही लोग हैं। यूपीएससी का आप बात कर लो, चाहे कैट का बात कर लो, प्लेसमेंट का बात बिल्कुल। कर लो, कोई भी। तो ये तो चीज बेस्ट है। से बेस्ट कॉलेज में जाओ, बढ़िया पढ़ाई करो और मचाते रहो बस, है ना। थैंक यू सो मच सर। ओके। हाँ, अभिषेक आपने क्वेश्चन पूछा डब्ल्यूबीजी बेस्ट चैनल। सर आप आपके हिसाब से कोई बेस्ट चैनल हो केमिस्ट्री का? अब मेरे मतलब सब लोग अपनी ही दुकान को अच्छा दुकान बोलते हैं, तो कोई भी दूसरे टीचर का नाम रिकमेंड नहीं करता है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अगर पढ़ना चाहते हो तो सर लाइव क्लासेस लेते हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। बाकी यार बेस्ट देखो, चैनल तो एक आप। हाँ, मतलब हाँ एक चीज है ना, एक चीज हमेशा स्मार्टली आप लोग में ना स्मार्ट डिसीजन लो। जैसे अब मैंने कुछ बोला, सर ने बोला, तो इमोशनली आप अगर सर से जुड़े हो या मेरी बातों से, मतलब ऐसा नहीं करना है, अपने को इमोशनल वे में नहीं बहना है। आप खुद अपना दिमाग लगाओ ना, आप जाओ सर्च करो। आजकल के बच्चे इतना हाईटेक है यार, 4-5 चैनल पे सर्च किया, 1-2 दिन देखा, कंटेंट देखा, समझ में आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ के भाग जाओ। पता चल रहा है क्वालिटी मिल रही, रहो वहां पे, दिल थोड़ी लगाना है, बट एटलीस्ट सर्च करो, एक्सप्लोर करो आप। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे पूछ रहा हूँ। मेरे से कुछ दिन पहले भी बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप में आपस में बढ़ गए थे बच्चे, कौन सा टीचर अच्छा है। एक हाँ को हाँ आएंगे, एक का नाम कोई बताएगा, दूसरे का नाम कोई बताएगा। पता सबको है सबके नाम, सारे ही लोग हाँ सबके हाँ कंटेंट देखते होंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है, जैसे मैं यूट्यूब पे कोई सर्च करता हूँ कोई भी चीज, मान लीजिए हाँ कोई टॉपिक पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को जो भी हाँ वीडियो सबसे ऊपर दिखा मैंने पढ़ लिया हाँ, जाके। क्योंकि हर एक टीचर ऑब्वियसली सही पढ़ाता है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि सही है, कोई नया टीचर आएगा वो कुछ नया कोई नहीं बता इवॉल्व देगा, सही बात थ्योरी है। ना। तो मेरा मानना बिल्कुल। ये है कि आजकल बच्चे क्या है, अपने आप को टीचर से इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम्म जो मतलब बोलते हैं भक्त बन जाते हैं। फिर वो उन हम्म। मतलब होता है ना कि जबरदस्ती का आपस में पैम्परिंग करने के लिए टाइम पास करते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, आपके डाउट सॉल्व होने में 10 दिन 15 दिन लगेंगे, और बच्चे का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खो जाता है हाँ ये उससे। है सर, ये है। जैसे सर आप भी लाइव अभी का, ऑफलाइन भी बच्चों से मिलते हो, तो आपको एक चीज कॉमन मिलती होगी, सब बच्चों के पास यूट्यूब है, पूरा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी बच्चे ऑफलाइन आते हैं पढ़ने के लिए आज भी। करेक्ट। हम्म इसका मेजर रीजन यही है, फिजिकल टच और डाउट क्लियरिंग ऑन द इंस्टेंट। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। जिसमें लाइव वो काफी क्लासेस जरूरी है। मतलब तो लाइव वही ऑब्वियसली आप प्रीफर करो, रिकॉर्डेड और लाइव में आप लाइव ही प्रीफर करो, क्योंकि लाइव में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी एक्टिवेट रहता है। बिल्कुल। और उसमें डिस्ट्रैक्शंस भी बिल्कुल नहीं रहती है कि आप तुरंत हाँ डाउट पूछ सकते हो। मेरा मानना ये है कि डाउट अगर रह बिल्कुल, गया तो आपका इंटरेस्ट अपने आप ही कम हो जाएगा उस सब्जेक्ट से। डेफिनेटली डेफिनेटली। जो लोग केमिस्ट्री बोलते हैं कि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर रिकॉर्डेड देखोगे तो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत और डिफिकल्ट खत्म है हो जाएगा। maintain करना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। तो रादर वेस्टिंग टाइम। करेक्ट। सर सीख जी। करके मैट्रिक्स कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में सर्च कर लिया है बच्चों ने। ओके। तो चलो यार। आगे भी अपकमिंग भी हम लोग केमिस्ट्री के थोड़े डिस्कशंस के लिए सर से मिलते रहेंगे जब भी नीडेड रहेगा। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर कनेक्टिंग मी। और आज थैंक यू सो कनेक्ट मच सर, थैंक यू सो मच। आपने कॉल पे मेरी बात मान ली, तो वही है। तो मिलते हैं हम नहीं लोग। सर, अगर मतलब देखो, मोटिव अपना वही है, जितने बच्चों का अपने से अगर अच्छा हो सकता है उतना करें, उसके लिए कोई कुछ नहीं है, बस कंप्लीटली वही चल रहा है। तो ऑब्वियसली यार, अब तुम भी इस बात को समझो कि सर ने तुम्हारे लिए मेरे को अप्रोच किया, तो उस बात की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तुम्हारी तरफ से भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए कि तुम कुछ अच्छा करके दिखाओ सर को, ताकि सर को लगे कि तुम्हारे लिए। कई बार क्या होता है, देखो एक चीज बताऊंगा बच्चों यहाँ पे मैं, कि जैसे फैकल्टी जो होता है ना यार, उसकी लाइफ है ना झंड होती है, मैं सच बताऊं तो। मतलब उसमें क्या होता है, वो हमेशा उसी जगह ठहर के रह जाता है वो। बच्चे आते हैं हर साल, सेलेक्ट होते हैं, कॉलेज आते हैं, बच्चों का फ्लो बना रहता है, बट फैकल्टी की लाइफ वहीं पे खत्म होती है। तो आपको हमेशा फैकल्टी के एंड से अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो फैकल्टी के लिए, तो वो इतना ही कर सकते हो कि आप इतनी अच्छी मेहनत करो कि उस फैकल्टी को आपके नाम से लोग जाने। बस ये हमें चाहिए होता है, इसकी हमें भूख होती है, इसी के लिए हम पूरे दिन रात एक करके रखते हैं। और मैं आपको चाहूंगा कि आप भी जब फ्यूचर में जाके कभी किसी जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करो, तो सेम आपके अंदर भी ये सेम भूख रहे। तो इसी तरह से अपने को काम करना है और मस्त होकर काम करो। अब खत्म करते हैं आज के सेशन को, है ना। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ओके, ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। या मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड गुड नाइट सभी को।